वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज हम लोग एक बेहद ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन ए टॉपिक ऑफ इमेंस डिबेट एंड डिस्कशन। फाइनली अभी इस पे इतना चर्चा हो रहा है कि पॉसिबली इसमें एक नई बिल पेश किया जाएगा। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूसीसी होता क्या है, व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, प्रधानमंत्री ने इन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे देश को क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, इस शब्द से आपको समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्मिटी मतलब कि सब एक तरह से आए। तो यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म की ज़रूरत क्यों है? इंडिया में हर एक जो आपका मेजर रिलीजन्स हैं वो सारे रिलीजन यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। तो हर एक रिलीजन की जो आपका पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रिलीजियस जो लॉ है, उसको फॉलो किया जाता है जो सिविल केसेस को डील करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो आर्टिकल 14 में जो लिखा गया है कि एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, इक्वलिटी की जो बात किया जाता है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ करने में दिक्कतें आती हैं जब हर एक रिलीजन अपना अपना रिलीजियस पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। तो उसी संदर्भ में ये बोला जाता है कि हमें हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, जहाँ पर हर एक धर्म विशेष के लोगों को क्या किया जाए, एक ही तरीके से उनको ट्रीट किया जाए, एक ही तरीके से उनको दे आर सब्जेक्ट टू द लॉ। तो एक तो प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा है, उसके अलावा 22वां जो 22nd लॉ कमीशन है उसने भी एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी हाल ही में बोला गया कि लोगों के द्वारा या फिर जो भी आपका बड़े थिंकर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन लोगों की या फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की हमें क्या चाहिए, ओपिनियन चाहिए, ताकि हमें एक अच्छा और एक प्रैक्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्रॉ करने में आसानी हो। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा हुआ अलग अलग तरीके की डिबेट क्यों है? तो प्राइम मिनिस्टर ने अपने उसमें स्पीच में कहा है कि एक यूसीसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इम्पेरेटिव फॉर इंडिया साइटिंग द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ मेंटेनिंग ए डुअल लीगल सिस्टम। अभी डुअल लीगल सिस्टम क्या है? एक तो आपका आईपीसी है, ठीक है, आईपीसी है जो आपका सारे क्राइम्स को, जो आपका क्रिमिनल ऑफेंसेस है उसको डील करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका देश के अंदर जो आपका क्रिमिनल सिस्टम है उसमें दो तरह के लॉ को फॉलो करना पड़े, एक तो जो आपका पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू चल रहा है, दूसरा जो आपका रिलीजियस लॉ के थ्रू चल रहा है। तो ये डुअल सिस्टम को फॉलो करना कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकलिटी हो जाती है और कहीं ना कहीं ये डिफ़िकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का कहना यह है कि हमें क्या चाहिए, यूसीसी चाहिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे, ठीक है। ये जो क्या होता है कि UCC elicits diverse perspectives and discussions primarily owing to the inherent implication for women's rights। अब जितने भी रिलीजन ले लें दुनिया भर की, ठीक है, ये मैं कोई नया कुछ अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। हर एक रिलीजन में एक क्या है, पेट्रियार्कल बायस होता है, ठीक है, क्योंकि रिलीजन की जो आपका ज़्यादातर चीज़ें हैं उसको पुरुष मेन के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं जो वुमेन का राइट है वो इट टेक्स ए हिट एट टाइम्स। तो उससे भी बचने के लिए या फिर उसको भी अनडन करने के लिए या फिर उसको सही करने के लिए यूसीसी की ज़रूरत है। ये हमेशा लोगों के द्वारा डिबेट में ये सामने रखा जाता है। तो अभी यूसीसी होता क्या है? यूसीसी क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म लॉ प्रोवाइड करेगा फॉर द एंटायर कंट्री। पूरे देश में जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करेगा। हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होगा। देयर पर्सनल मैटर्स सच एस मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं इसको डील करने के लिए हमारे पास एक वन लॉ होगा, यूनिफॉर्म लॉ होगा पूरे देश के हर एक समुदाय के लोगों के लिए। तो ये इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही ये होता है कि यूनिफॉर्मिटी, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्मिटी व्हेन यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्मिटी के तहत हम लोग ये बोल रहे हैं कि वी नीड वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री, हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो,
उनके पर्सनल मैटर्स में, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जब फॉर्मुलेशन हो रही थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट कर रहे थे, उस टाइम भी इन लोगों ने बोला कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ होना ज़रूरी है, एक एकत्रित एक ऐसा लॉ होना चाहिए जो हर एक धर्म समुदाय के लोगों को ऊपर अप्लाई हो। लेकिन इसको फिर भी डीपीएसपी में डाला गया है। डीपीएसपी में डालने के पीछे की रीज़न क्या है? डीपीएसपी और अगर आप फंडामेंटल राइट्स की डिबेट्स को समझे, फंडामेंटल राइट क्या है, इसको इट इज़ लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप कोर्ट के पास गुहार लगा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। लेकिन डीपीएसपी क्या है, ये स्टेट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि स्टेट जब उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेस होगा, जब स्टेट के पास एडिक्वेट वो होगा, आपका अपॉर्चुनिटीज़ होगा, वो डीपीएसपीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जब देश की आज़ादी हो रही थी, फिर देश के द्वारा जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट किया जा रहा था, उस टाइम लगा नहीं था कि हमारे पास एडिक्वेट सिचुएशन है जहाँ पर हम लोग यूसीसी को फॉर्मुलेट कर पाए, ठीक है। सो आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 44 में ये कहा गया है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि पूरे देश के लोगों के लिए एक यूसीसी फॉर्मुलेट करे। कब करेगा? जब स्टेट के पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होगा, ठीक है, एडिक्वेट रिसोर्सेज होगा। उसके अलावा क्या होगा? कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर हर एक व्यक्ति इस तरीके की एक नए लॉ के लिए अवेयर भी होंगे और उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी होंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 44 क्योंकि ये डीपीएसपी में है, इसीलिए अभी तक इसको लीगली इन्फोर्स नहीं किया गया है। तो इसको एक लीगल रूप देने के लिए गवर्नमेंट इस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है। अभी हिंदुस्तान में क्या है, इंडियन पर्सनल लॉ इज़ फेयरली कॉम्प्लेक्स विथ ईच रिलीजन एडहरिंग टू इट्स ओन स्पेसिफिक लॉज। जो हमारा जो देश में जितने भी तरीके की आपका रिलीजन है, सबका खुद का पर्सनल लॉ है जिसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिससे उभरने के लिए यूसीसी की ज़रूरत है। कुछ लोग यूसीसी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग उसको क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। तो पहले हम लोग फेवर में बात करने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट का मानना ये है कि पर्सनल लॉज रूटेड इन रिलीजन आर चैलेंज टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। अगर पूरे देश को अगर आपको यूनाइटेड बनाना है, ठीक है, एकत्रित बनाना है, तो वैसे में अलग अलग रिलीजन का जो पर्सनल लॉ है वो यूनिटी के सामने एक क्या बन जाता है, ये एक चैलेंज के तौर पे खड़ा होता है। तो इस चैलेंज को हमें अनडन करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें, एक यूसीसी की शुरुआत करें, एक यूसीसी को इंट्रोड्यूस करें, ये गवर्नमेंट का कहना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अलग अलग केसेस में ऑब्जर्व किया है। जैसे शाहबानो केस की बात करें 1985 में, उन्होंने बोला है कि एक यूसीसी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा सरला मुडगल केस हो गया 1995 में आया था, पोलो कौटिन्हो, फिर मारिया लुइजिया वैलेंटिना फेरेरा केस 2019। इन सब केसेस में भी यूसीसी का फॉर्मुलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जब शाहबानो केस की सुनवाई कर रहे थे, उस टाइम अपने जजमेंट में एम्फासाइज किया कि यूसीसी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो यूसीसी क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय डूइंग अवे विद डिफरेंट लॉयल्टीज टू लेजिस्लेशन दैट हैव कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफीज। क्योंकि क्या है कि अलग अलग रिलीजन की जो आपका फिलोसफी है वो अलग अलग बिलीफ के आधार पे बना हुआ है। तो अगर अलग अलग लॉ को आप फॉलो कर रहे हैं तो बाउंड टू देयर इट इज़ बाउंड कि वहाँ पर हम लोग क्या होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस वहाँ पर देखने के लिए मिले। तो उसको हटाने के लिए और देश को एकत्रित बनाने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए वी नीड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था, ठीक है। और ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू ऑब्टेन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड अनडिनाइबल हैज़ द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू डू सो। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आप एक यूसीसी फॉर्मुलेट करें। तो ये स्टेट एज इन कंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक यूसीसी फॉर्मुलेट करें और नेशनल इंटीग्रेशन की जो आपका प्रोसेस है उसको और ज़्यादा पुख्ता बनाएं। तो शाहबानो केस 1985 में अगर हम बात करें, उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी.वाई. चंद्रचूड़ उनके फादर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 44 हैज़ रिमेन्ड ए डेड लेटर। आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो है, लेकिन हमने उस पर काम नहीं किया है। तो
तो ये क्या हुआ, डेड लेटर के तरह हो गया या फिर पेपर टाइगर की तरह हो गया है, जिसका कोई मतलब मौजूदगी तो है लेकिन उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिशियल एक्टिविटी फॉर फ्रेमिंग अ कॉमन सिविल कोड फॉर द कंट्री। तो इस जस्टिस YB चंद्रचूड़ का कहना यह था कि सरकार के तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि एक UCC को फॉर्मुलेट किया जाए पूरे देश के लिए, ठीक है। फिर केशवानंद भारती केस की भी अगर हम बात करें, थोड़ा उससे पहले जाते हैं कि चीफ जस्टिस SM सीकरी ने कहा है कि नो कोर्ट कैन कंपेल द गवर्नमेंट टू ले डाउन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि ये जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ मेकिंग जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो किसका है? लेजिस्लेचर का है। तो हम कोर्ट की तरफ से तो हम लोग ज़बरदस्ती कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि देश की इंटीग्रिटी के लिए हमें एक UCC का फॉर्मुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर जनवरी 2023 में, इसी साल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अफेल्ड किया कि द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स टू एस्टैब्लिश कमिटीज़ टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोला है कि अगर हर एक जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट खुद के लेवल पे भी कमिटीज़ बिठा सकते हैं और उस कमिटीज़ के रिकमेंडेशन के आधार पे वो खुद का UCC फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ये स्टेट की खुद की राइट्स हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो अगर पार्लियामेंट एज सच लॉ नहीं बना रहे हैं UCC के ऊपर और अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद की तरफ से करना चाहता है तो दे आर वेलकम, दे आर फ्री टू डू सो, ये कहना है। इन मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट फिर कहा है कि दैट पार्लियामेंट शुड डिसाइड इश्यूज रिलेटेड टू UCC, एम्फासाइजिंग दैट कोर्ट शुड नॉट डायरेक्ट द लेजिस्लेचर टू एनेक्ट लॉस। ये वही बात है जो YB चंद्रचूड़ साहब ने बोला था, वो बात फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। अकॉर्डिंग सिटिंग गवर्नर्स ऑफ ए स्टेट एक सिटिंग गवर्नर है एक स्टेट के, उन्होंने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UCC इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक क्या है, गोल है, ये अचीव करना है एट एंश्योरिंग इक्विटेबल जस्टिस फॉर ऑल कम्युनिटीज़। तो इसीलिए तो मैं उस गवर्नर का नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उनका कहना ये है कि हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए UCC का होना बेहद ज़रूरी है। The objective of implementing a UCC is to ensure equitable dispensation of justice to women from diverse religious backgrounds। तो आपको पता है कि अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके की लॉ होता है, ठीक है। जो हिंदुइज्म में जो आपका मैरिज और इनहेरिटेंस को लेकर जो लॉ है वो मुस्लिम समुदाय में, इस्लाम में वो अलग होगा। तो अगर अलग है तो हिंदू समाज की औरतों को अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, उससे मुसलमान समाजों की औरतें कहीं ना कहीं वंचित हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे ऑल आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, देयर हैज़ टू बी इक्वलिटी। तो अगर वो इक्वलिटी को आपको मेंटेन करना है, देन यू विल हैव टू एंश्योर कि देयर इज़ ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पर जाकिया सुमन नाम की एक ऑथर है, उन्होंने अपना एक आर्टिकल लिखा था, ए कोड फॉर जेंडर जस्टिस, जिसमें इन्होंने बोला है कि इट वुड बी आइडियल फॉर इंडिया टू एस्टैब्लिश ए कोडिफाइड मुस्लिम फैमिली लॉ दैट अलाइन विथ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो UCC की जब हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो चैलेंज जो आती हैं वो मोस्टली मुस्लिम समाज से आते हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर लगभग मोर देन 2200 मिलियन 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ा समुदाय के लोग हैं। तो इनका इस समाज से एक बहुत बड़े तबके पे इसका चैलेंज किया जाता है कि UCC नहीं होना चाहिए। लेकिन जाकिया सुमन कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट अगर आपको देखना है तो UCC की ज़रूरत है। फिर इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी भी क्या करते हैं, जो हम लोग देखते हैं कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 उसके तहत काम करते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है, इस लॉ में जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937, इसमें क्या इश्यूज़ हैं? इट लैक्स प्रोविजंस रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सच एज कॉन्सेंट, ठीक है, राइट टू मेहर, एज ऑफ मैरिज, डिवोर्स, गार्जियनशिप एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, वुमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स, पॉलीगमी, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर जो है एक क्लियर लॉ नहीं एग्जिस्ट करती है मुस्लिम समाज में। तो ये सारे बहुत ही सीरियस चैलेंजेस हैं, और इन सारे चैलेंजेस को अगर आपको एड्रेस करना हो तो वैसे में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। ये बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, ठीक है। Despite the presence of affirmative provision in the Quran, these circumstances persist. However, the written version of this information is not readily available. तो हम लोग क्या देखते हैं, मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, मुस्लिम स्कॉलर जो शरीयत को जो इंटरप्रेट करते हैं, वो बोलते हैं कि जो कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है शरीयत का, वो कहीं ना कहीं वुमेन के ख़िलाफ़ जाता है। तो जो
इस्लामिक फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो शरीयत लॉ है वो वुमेन के खिलाफ है, तो इसीलिए हमें एक ऐसा लॉ की ज़रूरत है जो हमें इस इनजस्टिस से दूर कर पाए। ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे मोरक्को हो गया, तुनिसिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये लोग क्या किया है, इम्प्लीमेंटेड लॉज दैट प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी। तो अगर ये सारे कंट्रीज कर सकते हो, जो मुस्लिम कंट्रीज ये सब अगर कर सकते हैं तो इंडिया को भी करना चाहिए। यूसीसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स हम लोग देखते हैं। तो उसके अलावा क्या, द नोशन ऑफ ए हस्बैंड्स लीगल राइट टू हैव 4 वाइफ्स। तो इस्लाम में ये है कि अगर इस्लाम में क्या है कि एक पुरुष किसी कारणवश से अगर उनको करना पड़े, शादी करना पड़े, दे ही कैन हैव 4 वाइफ्स। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है कि आप एक तो उस औरत के साथ भी इनजस्टिस होगा, ठीक है, जितने भी आप एक से ज़्यादा शादी करें तो दोनों औरत के साथ इनजस्टिस होगा, और इसका आप लीगल करार दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मौजूदा हालत में जो यूसीसी की अगर हम बात करें, इट इज़ इम्पेरेटिव टू प्रायोरिटाइज द परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड इक्वलिटी। तो हमें जो न्याय और बराबरता, समानता, ये हमें प्रोवाइड करना हमारा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है, फिर एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है ताहिर महमूद, प्रोफेसर ऑफ लॉ है और लॉ कमीशन का मेंबर भी रहे हैं। उन्होंने अपना एक आर्टिकल में लिखते हैं कि हाउ टू मेक ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसमें लिखते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन प्लेसिंग द होल नेशन अंडर सिंगल लॉ ऑफ फैमिली राइट्स एंड सक्सेशन। तो पूरे देश भर में एक अगर यूनिफॉर्म लॉ अगर होगा तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये होना चाहिए ताकि जो लोगों के अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में जो अलग अलग लॉ जो एग्जिस्ट करती हैं उससे अगर हमें छुटकारा चाहिए तो हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है। तो इस तरीके के हमें कई सारे हम लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स एगेंस्ट क्या क्या है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सिर्फ फेवर में आपको नहीं लिखना है, आपको इसके अगेंस्ट में भी लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बहुत सारे हैं जिनका ये कहना है कि ए प्राइमरी कंटेंशन, सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो ये है कि आप एक व्यक्ति की जो राइट टू चूज़ रिलीजन की आर्टिकल 25 मुझे क्या बोलता है कि मैं कोई भी धर्म मान सकता हूँ, कोई भी धर्म फॉलो कर सकता हूँ, तो आप उस राइट को कहीं ना कहीं छीन ले रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि राइट टू चूज़ ए रिलीजन उसको आप कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसमें आप हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा आर्टिकल 29 क्या बोलता है कि सेफगार्ड देयर प्रेरोगेटिव टू प्रिजर्व देयर यूनिक कल्चरल हेरिटेज। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि खुद का कल्चरल हेरिटेज, जो यूनिक कल्चरल हेरिटेज है, यूनिक जो कल्चर है उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें। जो हम लोग ट्राइबल सोसाइटीज़ में चले जाएं जहाँ पर जो मैरिज की जो प्रक्रिया है, जो डिवोर्स की जो प्रक्रिया है वो सब अलग हैं, तो उसको आप यूनिफॉर्म करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है जो यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें। ठीक है, ये सबसे पहले आता है, ये एक चैलेंज आता है। दूसरा क्या है, a contention is made regarding the inconsistency of applying the principle of one nation one law। आप एक पूरे देश में एक लॉ जो अप्लाई करेंगे तो ये पर्सनल लॉ, अलग अलग कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉ को आप ख़राब कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ अल्टीमेटली इनजस्टिस होगा। ठीक है, तो ये कहना है गिवन दैट कोडिफाइड civil laws and criminal laws such as the CRPC, IPC, they do not adhere to this principle। तो अगर आप पूरे देश को अगर यूनिफॉर्म करने के चक्कर में जो हमारे खूबसूरत डाइवर्सिटी है उसको अगर आप ख़त्म कर दें, देन इट विल नॉट डू ए लॉट इन द फेवर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि यूसीसी में पोटेंशियली एनफोर्स ए कोड दैट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू प्रैक्टिसेस। क्यों ऐसा क्यों होगा कि देश में लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू है। तो अगर ऐसे में अगर आप यूसीसी बनाएंगे, जाहिर सी बात है इस यूसीसी में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जो वे ऑफ लाइफ है, उनका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उनकी जो तौर तरीके हैं उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर आप यूसीसी बनाएंगे, तो फिर बाकी जो दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग हैं उसके साथ सरासर इनजस्टिस हो जाएगा। फिर 21 लॉ कमीशन आया था जिसका चेयरमैन था बलबीर सिंह चौहान। उनका ये कहना है हमें क्या करना चाहिए, द इवोल्यूशन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। तो इसमें क्या है, इन्होंने सजेस्ट किया है कि एक यूसीसी इज़ प्रेजेंटली डीम्ड अननेसेसरी, ज़रूरत नहीं है और ना ही लाना चाहिए। उनका ये कहना था कि हमारे देश में जो डिस्पैरिटीज़ की बात करें, डिस्पैरिटीज़ डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट डिस्क्रिमिनेशन।
तो हमारे अलग अलग कम्युनिटी में जो डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं डिफरेंसेस होना ही डिस्क्रिमिनेशन है, ये ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट एसेंशियल। जो डिफरेंसेस है वही तो हमारे यहाँ की खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है वही तो हमारी खूबसूरती है। आप डाइवर्सिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डाइवर्सिटी को मत ख़त्म करिए, हमें यूसीसी की ज़रूरत नहीं है। ये 21st लॉ कमीशन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है लॉ कमीशन, उसका उनका ऑब्जर्वेशन रहा है, ठीक है। तो differences instead of relying on legal frameworks that promote uniformity among culturally diverse populations। तो अलग अलग तरह के जो लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनकी जो आपका डाइवर्सिटी है उसको आप प्रोटेक्ट करिए, उसको आप नर्चर करिए, आप उसको ख़त्म मत करिए, ठीक है। तो ये उनका कहना था। फिर और भी बोलते हैं कि family laws across various religion to ensure gender equity rather than solely focusing on the enactment of the UCC। तो बोलते हैं कि अगर फैमिली लॉ, कोई भी फैमिली लॉ में आप मान लीजिए कि मुस्लिम रिलीजन की बात करें, अगर इस्लाम में कोई ऐसा फैमिली लॉ है जिसमें कोई गलत चीज़ें हैं या फिर जिसमें कुछ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है, आप उसको सुधार करिए। अगर हिंदू पर्सनल लॉ में अगर कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है, उसको आप रिजॉल्व करिए, ना कि आप पूरे देश भर में एक यूनिफॉर्म लॉ लाइए। उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं या फिर जो ट्राइबल समुदाय के लोग हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि इक्वलिटी विद इन कम्युनिटीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस्लाम के फॉलोअर्स की बात करें, अगर आप हिंदुज़म के फॉलोअर की बात करें, अगर आप जैनिज़म की फॉलोअर की बात करें, इन तमाम कम्युनिटीज़ के अंदर आप इक्वलिटी वो करिए, इंश्योर करिए, ना कि अक्रॉस कम्युनिटीज़। तो ये इनका कहना यह था। फिर एक बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर है जिनका नाम है प्रोफेसर फैज़ल मुस्तफ़ा। तो इनका ये कहना है कि it would be incorrect to make the assumption that India possesses distinct personal laws solely due to its religious diversities। तो अगर आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में हर छोटे बड़े रिलीजन हैं, हर छोटे बड़े हमारे यहाँ पर रिलीजन है, इसीलिए अलग अलग पर्सनल लॉज है, इसीलिए इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ये एज्यूम कर लेना गलत हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि रिलीजन के अंदर जो पर्सनल लॉस है उसके अंदर डिस्पैरिटीज़ हो सकती है, उसके अंदर कमी हो सकती है, लेकिन आप अगर मान ले कि एक्रॉस रिलीजन इनइक्वलिटीज़ हो रही हैं, एक्रॉस रिलीजन डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर यहाँ पर आप जो खूबसूरती हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको आप लॉस्ट कर देंगे। Indeed, it is evident that legal regulations exhibit variations across different states। आप अगर चले जाएं, पंजाब में जो लॉ है, गोवा में जो लॉ है, वो इनहेरेंटली डिफरेंट होगा फ्रॉम द लॉ दैट एग्जिस्ट इन आसाम और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अक्रॉस स्टेट्स भी लॉ में वो है डिफरेंसेस हैं। तो सिर्फ आप रिलीजन के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? तो इनका ये कहना था कि अगर अक्रॉस स्टेट डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो अक्रॉस रिलीजन डिफरेंसेस क्यों ना एग्जिस्ट करें, ठीक है। द इंक्लूजन ऑफ पर्सनल लॉ इन द कॉन्करेंट लिस्ट, एंट्री नंबर 5 में है। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? 3 तरह का लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएंगे, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकते हैं। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट में पर्सनल लॉ को डाल दिया गया, इसका मतलब यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने मनमर्जी से लॉ नहीं बना सकता है, तो आपको स्टेट की इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये फैज़ल मुस्तफ़ा साहब का ऑब्जर्वेशन था। तो उनका ये कहना था कि दैट ही प्रोपोज यूसीसी शुड रिफ्लेक्ट इंडियाज मोज़ेइक मॉडल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। हमारे यहाँ पर जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, बहुत सारे डाइवर्स कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, उस डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए यूसीसी के अंदर, ना कि आप यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करें। अगर यूनिफॉर्मिटी के चक्कर में अगर आप डाइवर्सिटी को खो देंगे, तो हमारे देश की जो सबसे अनोखा जो हमारा आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हम लोग कुछ फेवर में देखें, कुछ अगेंस्ट में देखें। अगर अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लें, एक वो है बॉडी है जिसका नाम है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। इन्होंने क्या किया? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन पर्पटिंग टू एडवोकेट द इंटरेस्ट ऑफ द आदिवासी कम्युनिटी, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटिंग ए पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ लोगों, अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ लोग उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद। तो ये क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में
इनिशिएटेड ए लीगल प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज किया, ठीक है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफगार्डिंग देयर कल्चरल ट्रेडिशन। बोला कि हमारे जो खुद की कल्चरल ट्रेडिशन है या फिर जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें क्या कहा था, दिस इंक्लूडेड द प्रिजर्वेशन ऑफ द राइट्स टू एंगेज इन पॉलीगमी एंड पॉलीएंड्री, जो एक से ज़्यादा शादी करने की जो हमारी राइट्स हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे वो महिला हो, ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करने के मकसद से ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अकॉर्डिंग टू द परिषद द आदिवासीज पोजेस डिस्टिंक्ट पर्सनल लॉस। सही बात है, आदिवासी का जो लॉ है वो हमसे, जो हम लोग जो आदिवासी कम्युनिटीज़ में नहीं है, तो हमारा जो लॉ है, जो आदिवासी कम्युनिटीज़ का जो लॉ है वो अलग होगा, हिंदू कम्युनिटीज़ के लॉ से अलग होगा। क्यों? क्योंकि आदिवासी कम्युनिटी के लोग नेचर वर्शिप में बिलीव करते हैं, ना कि आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं। उनका जो है कोई अगर किसी का डेथ हो जाता है वो बुरीड कर देते हैं, ग्रेवयार्ड में दफना देते हैं, बट हिंदू सोसाइटीज़ में उसको क्रीमेट कर देते हैं। तो आप यूनिफॉर्मिटी मत लाइए, हमारी जो यूनिक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है उसको आप प्रोटेक्ट करिए। इस मकसद से हम लोग क्या देखते हैं, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये एक हमारे पास केस था, इसको समझने के लिए कि हमारे देश में कितने सारे डाइवर्सिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो यूसीसी एक वॉलंटरी और वो होना चाहिए, एफर्ट होना चाहिए। अगर कोई स्टेट लाना चाहता है लाए, नहीं लाना चाहते नहीं लाए, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा है यूसीसी ज़रूरी तो है लेकिन ये वॉलंटरी होना चाहिए, ठीक है। इसको आप फोर्सफुली या फिर इसको आप लीगली मैंडेटरी ना बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, आर्टिकल 35 को इनकॉर्पोरेट किया गया, was incorporated as part of the DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पेसिफिकली इसको आर्टिकल 44 के अंदर डाला गया यूसीसी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि इसको वॉलंटरी रखने की सलाह दिया गया है। यूसीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में जब इंक्लूड किया गया, इट वॉज प्रिडिकेटेड अपॉन द कंडीशन दैट इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एट ए टाइम व्हेन द नेशन वॉज डीम्ड प्रिपेयर्ड। तो ये तभी इम्प्लीमेंट करिए जब पूरा देश इसके लिए क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे, ठीक है। ये सलमान खान वाला रेडी मूवी नहीं है। तो जब वो रेडी रहेंगे, पूरे देश के हर एक समुदाय के लोग, हर एक स्टेट के लोग जब रेडी रहेंगे, तब आप यूसीसी को लाएं। आप सरकार की तरह से कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर ना डालें कि उनको मजबूरन यूसीसी अडॉप्ट करना पड़े। उसमें क्या होगा, डाइवर्सिटी खो जाएगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एड्रेस कर रहे थे तो अंबेडकर साहब ने एम्फासाइज किया कि इट वुड नॉट हैस्टिली एम्प्लॉय इट्स अथॉरिटी इन ए मैनर दैट कुड बी डीम्ड ऑब्जेक्शनेबल बाय वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो सरकार जो है, स्टेट जो है, कुछ भी चीज़ें क्या ना करें, मैंडेटरी ना बनाएं। मैंडेटरी जैसी आप बनाने की कोशिश करेंगे उससे क्या होगा, मैंडेटरी बनाने के साथ साथ जो आपके सारे जो वो हैं अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हमें सोसाइटी में हार्मोनी बरकरार रखना है, ना कि वहाँ पर किसी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये उनका कहना था। तो बीना अग्रवाल अपने आर्टिकल में लिखती हैं कि कॉमन कोड कन्वर्सेशन में कि द क्वेश्चन ऑफ हाउ ए कोड वुड बी डिफाइन। तो उन्होंने बोला है एक कोड किस तरह से डिफाइन होना चाहिए। वो लिखते हैं कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बीइंग रिफर्ड टू। तो जब आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, कौन सी बात को लेकर आप यूनिफॉर्म बनाना चाहते हैं, ये आपका जानना बेहद ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम मौजूदा वक्त में जो हमारा लीगल प्रोसीजर है, लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें अलग अलग पर्सनल मैटर है, जैसे मैरिज को लेकर, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, ये सारे चीज़ों को लेकर अलग अलग रीजन में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके की तौर तरीके एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। विल द कंसोलिडेशन ऑफ दिस डायमेंशन इनटू अ सिंगल कोड बी परस्यूड और विल ईच डायमेंशन कंटिन्यू टू बी एड्रेस सेपरेटली। आप ये सबको अलग अलग तरीके से एड्रेस करेंगे, जैसे पर्सनल मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, ये सब अलग अलग तरीके से आप एड्रेस करेंगे, या फिर इन सब को एक यूनिफॉर्म लॉ के अंदर आप डाल देंगे। ये इनका दूसरा सवाल है। तीसरा क्या है, इन बोथ द सिनेरियोज विच प्रिंसिपल्स विल गवर्न द अटेनमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। आप किस तरह से यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। विल द प्रोसेस एंटेल सेलेक्टिवली selecting characteristics from disparate personal laws, opting for a singular set of pre-existing personal laws, or
एस्टैब्लिशिंग एन एंटायरली नोवेल सेट ऑफ लॉज। तो क्या आप अलग अलग पर्सनल लॉज से चीज़ों को डिराइव करेंगे, उनसे अच्छी चीज़ों को एडॉप्ट करके एक लॉ बनाएंगे, या फिर एंटायरली एक नया कानून बनाएंगे, ये भी आप नहीं बता रहे हैं। तो कई सारे स्कॉलर्स हैं जो मल्टीकल्चरलिज्म को एडवोकेट करते हैं कि हमारे डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कुछ भी आप ज़बरदस्ती उसमें इम्प्लीमेंट करने के मंशा से हमारी जो आप जो नेशनल इंटीग्रेशन के नाम पे पूरे नेशन में एक कैओस या फिर क्राइसिस का क्रिएट ना करें। तो ये हम लोग दो अलग अलग व्यू देखें। तो अगर हम लोग कंक्लूजन में देखें, 21st लॉ कमीशन का कहना ये था कि डाइवर्सिटी जो है हमारे देश में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पेरेटिव टू एंश्योर दैट सर्टेन ग्रुप्स और मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर नॉट सब्जेक्टेड टू डिसएडवांटेजियस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस इंडिवर। तो आप डाइवर्सिटी के चक्कर में कोई एक कम्युनिटी के साथ अगर गलत हो रहा है, अगर किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो भी तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इनका कहना था। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। द कमीशन हैज़ दस एड्रेस्ड legislation that exhibits discriminatory characteristics rather than advocating for the implementation of UCC। बोलते हैं कि जो भी लॉ, जो भी पर्सनल लॉ किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी को प्रोमोट करते हैं, या फिर जिस पर्सनल लॉ के वजह से कोई इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती हैं, आप उसको एड्रेस करें, ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करें, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला के अलग अलग कम्युनिटीज़ को आप फोर्सफुली उसको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करें। ठीक है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मेयर प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट डिस्क्रिमिनेशन। हमारे देश में डाइवर्सिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्सिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन होगा ही। ठीक है, ये एज्यूम कर लेना भी गलत होगा। तो ये हम लोग एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ ये हम लोग पूरा डिस्कशन को देखे हैं। आप क्या सोचते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है यूसीसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका राय दोनों हो सकता है, एंड बोथ द ओपिनियन आर वेलकम। तो विद दैट परसेप्शन लेट्स कॉल इट ए डे, सी यू इन अनदर वीडियो। और आपके जो कमेंट है उसको हम देखने की इच्छुकता से हम आज के डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।